Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of February 2023. 28 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। पहला सवाल है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है आईपी इंडेक्स कौन रिलीज करता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दूसरे सवाल पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्ट इन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, कह रहा है नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और दूसरा कह रहा है इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी कि वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो सर्ट इन है यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ये आता है एज एन ऑफिस अंडर द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2004 में इसका फॉर्मेशन किया गया था इन ऑर्डर टू सेव इंडिया फ्रॉम द साइबर अटैक्स और ऑल। ये आप याद रखेंगे। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल आपके सामने है आर्टिकल 161। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बड़ा ही आसान सवाल है, आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे आई होप। The correct answer for this is Article 161 is power of the governor to grant pardons। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, एनालाइज दिस ईयर्स बजट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सेक्टर वेलफेयर। मतलब आपको बजट एनालिसिस करना है इस साल का, लेकिन केवल सोशल सेक्टर के रेफरेंस में, कि सोशल सेक्टर के वेलफेयर के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, ये दोनों चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग ब्राज़ील, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द मैड काउ डिसीज़। ब्राज़ील में एक मैड काउ डिसीज़ है जिस कारण से ब्राज़ील ने बीफ एक्सपोर्ट बंद कर दिया है चाइना में। तो ये मैड काउ डिसीज़ क्या है? मैड काउ डिसीज़ एक डीजनरेटिव ट्रांसमिसिबल स्लोली प्रोग्रेसिव एंड फैटल इन्फेक्शन है जो कि होता है, एंड इट कैन इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कैटल। जो कैटल होता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है इससे, एंड दिस इज द मैड काउ डिसीज। इसको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड प्रायन। एक प्रोटीन है प्रायन नाम का, विच इज नॉर्मली फाउंड ऑन द सेल सर्फेसेस, उसके कारण होता है। द नॉर्मल प्रायन प्रोटीन चेंजेस इनटू एन एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन दैट इज हार्मफुल। अब होता क्या कि जो प्रायन प्रोटीन है ये एक एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मल से जब एबनॉर्मल होगा ये प्रायन प्रोटीन, तो तब जाकर के आपका क्या होगा? बीएस यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मैड काउ डिसीज, एमसीडी। तो ये आप याद रखेगा। एंड दीज आर द फैक्ट्स विच आर रिगार्डिंग दिस एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। द रीज़न फॉर अबनॉर्मल प्रायन फॉर्मेशन इज स्टिल अननोन। क्यों वो अबनॉर्मल होता है कोई नहीं जानता। अ काउ गेट्स बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बाय ईटिंग फीड कंटेमिनेटेड विद पार्ट्स दैट कम फ्रॉम अनदर काउ दैट वाज सिक विद बीएसई। तो जब एक बीएसई काउ जो होती है सिक दूसरी बीएसई काउ के कांटेक्ट में आती है तब, या फिर उसका फीड खा ले कोई ये, तो दूसरी गाय जो, तो इस तब होती है। ठीक है ना। तो इसके सिम्टम्स क्या है? तो सिक काउ हैज ट्रबल वॉकिंग एंड गेटिंग अप एंड ऑल्सो मे एक्ट नर्वस और वायलेंट, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स है बेसिकली दैट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसका ट्रीटमेंट, अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है टू प्रिवेंट द बीएसई। अगली जो न्यूज़ है वो है ब्लू फूड। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ब्लू फूड कैन रिड्यूस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन इंडिया। तो ये बेसिकली ब्लू फूड के बारे में लिखा है। ब्लू फूड क्या होता है? इट इज़ द फूड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स, plants or algae that are caught or cultivated in fresh water and marine environment। तो जो फूड डराइव होता है एक्वेटिक एनिमल्स से, प्लांट्स से और एल्गी से, विच आर कल्टिवेटेड और विच आर कॉट इन द फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट्स, दैट इज द ब्लू फूड। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू फूड क्या है? तो ब्लू फूड जनरेट्स लोअर एमिशन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल मीट एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू एड्रेस विटामिन B12 एंड ओमेगा 3 डेफिशिएंसीज। तो ये विटामिन B12 एंड ओमेगा 3 डेफिशिएंसीज को भी दूर करता है। ब्लू फूड कैन द ब्लू फूड ओवर रेड मीट ओवर कंजम्पशन कुड रिड्यूस द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो ब्लू फूड जो है इट कैन रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज एज वेल, एंड ब्लू फूड हैव रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर द ग्लोबल साउथ एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज इन द ग्लोबल नॉर्थ।
इश्यूज क्या है ब्लू फूड में, तो जैसे ब्लू फूड को आप जब कैच करोगे तो फिशेस सपोज करो आप कैच करना चाहते हो तो उसके साथ एक बाई कैच भी होता है। बाई कैच मतलब एक्सीडेंटल कैप्चर या नॉन टारगेट स्पीशीज, मतलब आप केवल फिश करना चाहते हो बस टल्टल और ये सब भी हो रहे हैं, तो ये इस तरह से एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है डिस्ट्रॉय होता है। सेकेंडली जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं सच एज हैवी मेटल्स, पीसीबीज, माइक्रोप्लास्टिक इन द ओशियन, दे कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सी फूड एज वेल। एंड इसके अलावा मिस लेबलिंग भी होती है, फ्रॉड भी होते हैं कई बार, मतलब कोई चीपर फिश होती है उसको महंगी फिश बता करके बेच दिया जाता है। दिस लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एज वेल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा मैरीन जो फिश स्टॉक है वो ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड चल रहा है, ओवर फिश्ड चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप ब्लू फूड को और प्रमोट करते हो तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगली न्यूज़ है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सूर्य नूतन सोलार कुकर स्टोव इंट्रोड्यूस किए हैं। IOCL ने क्या इंट्रोड्यूस किया? सूर्य नूतन सोलर कुकर स्टोव एट द इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक में सूर्य नूतन या फिर सोलार कुकर स्टोव इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड सूर्य नूतन क्या है? इट इज़ अ स्टेशनरी रिचार्जेबल एंड ऑलवेज किचन कनेक्टेड इंडोर सोलार कुकिंग। तो सूर्य नूतन इज अ स्टेशनरी रिचार्जेबल एंड ऑलवेज किचन कनेक्टेड इंडोर सोलार कुकिंग है। डेवलप्ड बाय IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है। एंड सूर्य नूतन वर्क्स इन हाइब्रिड मोड, मतलब कि ये सोलार और ऑक्सिलरी एनर्जी से भी दोनों से चल सकता है, इसीलिए ये रिलायबल कुकिंग सोल्यूशन है। मान लो सपोज करो सोलार एनर्जी इतनी नहीं है कि आपका ये चल पाए, तो ये उससे नॉर्मल आपके ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्स से भी चल जाएगा। ठीक है। सूर्य नूतन कैन बी यूज इन ऑल वेदर एंड सीजन इंक्लूडिंग द सन इज अवेलेबल और नॉट, है ना। तो किसी भी समय ये चला जा सकता है। एंड इट मिनिमाइजेज द रेडिएटिव एंड कंडक्टिव हीट लॉसेज एज वेल। एंड इट इज़ लो और नो मेंटेनेंस सिस्टम एंड द प्रोडक्ट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको बताया। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि हमको देखना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, देखते हैं। ओके, पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज वो है अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ई वेस्ट रूल्स की शुरुआत कब हुई थी? तो पहले जो ई वेस्ट रूल्स आए थे 2011 में नोटिफाई हुए थे और वो 2012 में इफेक्ट पे आए थे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था 2011 के ई वेस्ट रूल्स का, वो था EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ई वेस्ट तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोड्यूस करके ख़त्म नहीं होती है, आपको उसकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। EPR के अंतर्गत जो प्रोड्यूसर्स थे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वंस द कंज्यूमर डिस्कार्ड्स देम। तो कंज्यूमर के डिस्कार्ड करने के बाद जो प्रोड्यूसर रहेगा उसकी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई थी कि जैसे ही कंज्यूमर डिस्कार्ड करेगा यू विल हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एज वेल, है ना। ई वेस्ट रूल्स फिर 2016 में आए, है ना। इनको अमेंड किया गया 2018 में। देवर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव प्रोविजंस टू प्रमोट ऑथराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टुअर्डशिप। तो इसमें ऑथराइजेशन, प्रोडक्ट स्टुअर्डशिप और नए नए फीचर्स डाले गए 2016 वाले ई वेस्ट रूल्स में। इसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई, है ना। अदर कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स जैसे कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस PRO, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अभी हाल फिलहाल में नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फिर से नोटिफाई किए हैं न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स विच विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से फोर्स में आएंगे। नाउ दीज रूल्स एड्रेस सम ऑफ द क्रिटिकल इशूज विच वर साइलेंट ऑन द पास्ट 2 इंसिडेंट्स। तो पिछले 2 रूल्स में जो चीज़ साइलेंट थी, कुछ क्रिटिकल इश्यूज थे, वो इस बार एड्रेस करने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट मेन चैप्टर जब आप देखेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 का, तो इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस ऑफ एन EPR फ्रेमवर्क, द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट बीइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे EPR जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहेगी मिनिस्ट्री के द्वारा वो है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? एक तो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि वो पहले जनरेट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, फिर प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन रीफर्बिशर्स भी होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है दिस इज अ रीफर्बिश्ड लैपटॉप, दिस इज अ रीफर्बिश्ड आईफोन, है ना।
फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में रिसाइकलर्स। तो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द अर्लियर्स रूल्स प्लेस्ड इंपॉर्टेंस ऑन सीकिंग ऑथराइजेशन बाय स्टेक होल्डर बट अ वीक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वॉज देयर। तो पहले भी था ऑथराइजेशन बाय स्टेक होल्डर, लेकिन जो मॉनिटरिंग थी और ट्रांसपेरेंसी थी वो बहुत कम थी, इस कारण से कंप्लायंस नहीं हो रहा था। इसके अलावा जो रिफर्बिशर्स थे, रिपेयर शॉप्स थे, वो ऑथराइज्ड नहीं है अभी एट प्रेजेंट अंडर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कारण से जब ये रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ आ जाएगी तो जो रिफर्बिशर्स हैं इन सबको भी रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाएगा और फिर ये सब भी रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा इस बार जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक डिजिटाइज्ड सिस्टम्स अप्रोच देखने को मिलेगी 2022 के रूल्स में, है ना। एंड स्टैंडर्डाइजिंग द ई वेस्ट वैल्यू चेन थ्रू अ कॉमन डिजिटल पोर्टल। एक कॉमन डिजिटल पोर्टल रहेगा जो कि स्टैंडर्डाइज करेगा इस चीज़ को, इसलिए इसको डिजिटाइजिंग सिस्टम अप्रोच कहा जा रहा है। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें चल रही थी पहले पेपर में और फिजिकल उसमें, वो ख़त्म होगी। अब पेपर ट्रेल ख़त्म होगा जब, तो इसमें डिजिटाइजेशन के कारण ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एफिशिएंसी भी सिस्टम में बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक टर्म ऑथर ने यूज किया है, पेपर ट्रेडिंग या फिर फॉल्स ट्रेल। पेपर ट्रेडिंग या फॉल्स ट्रेल लिख लीजिए। पेपर ट्रेडिंग या फॉल्स ट्रेल क्या होता है कि ये प्रैक्टिस है जिसमें फॉल्सली आप रिवील करते हो कि 100% कलेक्शन हुआ पेपर में, लेकिन जब आप कलेक्ट करने जाते हो तो केवल स्क्रैप कलेक्ट करके आप टारगेट्स को पूरा करते हो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जब ऑन पेपर आप कहते हो कि 100% कलेक्शन हुआ, बट उसके बाद स्क्रैप को कलेक्ट करके आप अपने टारगेट्स को पूरा करते हो, ये पेपर ट्रेडिंग या फॉल्स ट्रेल कहलाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं एफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग के। रिसाइकलिंग में एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें कंपोनेंट रिकवरी, पहला तो होता है कंपोनेंट रिकवरी, यानी कि एडिक्वेट एंड एफिशिएंट रिकवरी ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। मतलब कि जब वो रिसाइकल हो तो उसमें जो रेयर अर्थ मेटल है उसको रिकवरी कर लिया जाए, ठीक है ना। एंड दूसरा है रेसिडुअल डिस्पोजल, यानी कि सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेस्ट ओवर रेसिडुअल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग के। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी द एक्टिविटीज ऑफ रिसाइकलर्स मस्ट be recorded in the system and authorities should periodically trace the quantity of e-waste that went for recycling vis-a-vis the recovery towards the end। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि बेसिकली जब रिसाइकलिंग का काम इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें जिसमें हमने देखा कि रिकवरी, कंपोनेंट रिकवरी और रेसिडुअल डिस्पोजल, दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमको इंश्योर करना चाहिए कि एक दो रिसाइकलर्स है मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, प्लस हमको पीरियडिकली रिकॉर्ड करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कितना उनके पास ई वेस्ट गया था, कितना रिकवर हुआ है क्रिटिकल मेटल और ये सारी चीज़ें। तो न्यू नोटिफिकेशन डज अवे विद द पीआरओज एंड डिसमेंटलर्स एंड वेस्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग विद ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। तो जो नए नोटिफिकेशन है वो पीआरओ और डिसमेंटलर्स को ख़त्म कर रहे हैं एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिसाइकलिंग की वो ऑथराइज कर रिसाइकलर्स के ऊपर डाल रहे हैं। दे विल हैव टू कलेक्ट अ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, रिसाइकल देम एंड जनरेट द डिजिटल सर्टिफिकेट्स थ्रू द पोर्टल। तो उनको ही अब कलेक्ट करना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, देन दे विल हैव टू रिसाइकल देम, दे विल हैव टू जनरेट डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूजिंग द पोर्टल। एंड दिस move seems a bit myopic and can cause initial turbulence where the informal channels may try to seek benefit from them। तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में थोड़ा ये टर्बुलेंट रहेगा। PROs acted as an intermediary between producers and formal recyclers, है ना। पहले जो PRO थे वो हालांकि बीच में एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करते थे प्रोड्यूसर्स एंड फॉर्मल रिसाइकलर्स के बीच में, बाय बिडिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड अरेंजिंग फॉर सर्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग। द फ्रेश चैलेंजेस माइट इमर्ज एज कंपनीज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू एंगेज विद PROs एंड डिसमेंटलर्स। तो अब नए चैलेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि अब जो कंपनीज हैं दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू एंगेज विद PROs एंड डिसमेंटलर्स, है ना। तो पहले एक तरीके से डबल वेरिफिकेशन हो जाता था जब PROs बीच में थे, तो ऑब्वियसली बात है जब PROs हटेंगे तो अब वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसाइकलिंग, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक इशू है जो कि है नए रूल्स में, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर जो है विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई वेस्ट हैंडलिंग ड्रॉज नो रिकॉग्निशन इन न्यू रूल्स विच कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इलीगैलिटी। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई वेस्ट हैंडलिंग में, इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं किया गया है इस बार के रूल्स में। इनफॉर्मल सेक्टर इज द फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया एज 95% ऑफ द ई वेस्ट इज चैनलाइज्ड टू द इनफॉर्मल सेक्टर, देयरफॉर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट role and they hold a very immense potential to improve the state of e-waste management, लेकिन उनका रिकॉग्निशन नहीं किया गया है।
ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू गॉट नॉलेज। इसके अलावा लास्ट जो ऑथर ने कहा है कि जो दिल्ली जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को नॉलेज भी नहीं रहती कई बार, इस कारण से भी ये इशू होता है। बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, इनको अवेयर करना पड़ेगा हमको इस रूल्स के बारे में, किस तरीके से इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। नॉलेज के बिना वो इस सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ है। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज। तो यहाँ पे रशिया ने अपने आप को न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर कर लिया है। अभी रिसेंटली 2021 में ही साइन की गई थी, 21 से 26 के बीच में, है ना। हालांकि 2010 से थी, 10 से 21 में एक्सपायर होने वाली थी, उसके बाद 21 से 26 के लिए था, लेकिन अब फिर से हटा दिया गया है। तो मैं आपको स्टार्टिंग अगर बताऊं तो जो पहले फॉर्मल डायलॉग्स हुए थे रशिया और यूएसए के बीच में, वो था सॉल्ट ट्रीटी। सॉल्ट क्या था? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स ये स्टार्ट हुए थे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के बीच में, 1969 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ट्रीटी थी, विच प्रोवाइडेड फॉर द शूटिंग डाउन ऑफ इनकमिंग मिसाइल्स। ये 1972 में साइन किए गए थे, ठीक है ना। बट इस पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में फिर बाहर हो गए थे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ट्रीटी थी। इसके बाद 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की गई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट 1 बोलते हैं इसको, स्टार्ट 1, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991 में, जो कि 2009 में एक्सपायर कर गई, एंड ये एक्सपायर कर गई थी। इसके अलावा एक ट्रीटी थी सॉल्ट, यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी, इसको मॉस्को ट्रीटी भी कहा जाता है, सॉल्ट भी कहा जाता है। तो ये 2002 में साइन की गई थी, लेकिन 2009 में जब स्टार्ट 1 एक्सपायर हुआ, उसके बाद 2010 में एक नई ट्रीटी आई जिसको बोलते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। उसने न केवल स्टार्ट 1 को सक्सीड किया, बल्कि सॉल्ट को रिप्लेस भी किया, ठीक है ना। न्यू स्टार्ट के अंतर्गत क्या है, तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव के बीच में साइन की गई थी 2010 में। ये फोर्स में 2011 से आई थी, और अभी रिसेंटली 2021 में 5 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी, ठीक है ना। इस ट्रीटी के अंतर्गत अमेरिका एंड रशिया कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड मोर देन 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स। तो 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड से ज़्यादा नहीं हो सकते, और 700 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स नहीं हो सकते। It also limits each country to 800 deployed and non-deployed launchers and delivery vehicles. Additionally, it allows each side to carry out up to 18 short notice, 32 hours की जो notice होती है, on-site inspection of strategic nuclear weapon sites annually to ensure that the other country has not crossed the limits of the treaty. तो annually फिर एक visit भी होती है. And under the agreement, Russia and US exchange data twice a year on ballistic missiles under the treaty's purview. है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, लेकिन अब रशिया ने पुल आउट कर लिया। तो अब जो मतलब वो लगाए कह रहे हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब ये आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो है ऑर्गन ऑन अ चिप, अ टेक विच मिमिक्स डिसीज सिस्टम इन लेबोरेटरी। तो ये ऑर्गन ऑन अ चिप जो है अभी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने इट हैज़ पास द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0। अब इसके थ्रू स्मॉल डिवाइसेस बना रहे हैं विच कंटेन्स ह्यूमन सेल्स विच आर यूज्ड टू मिमिक द इन्वायरमेंट इन ह्यूमन ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो ह्यूमन सेल्स होंगे उन प्रोडक्ट्स में, और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं हालांकि, लेकिन चिप्स होंगी जिसमें ह्यूमन सेल्स अटैच रहेगा, मतलब ह्यूमन सेल्स को मिमिक करने वाली। अब ह्यूमन सेल्स को अगर मिमिक कर रहा है तो ह्यूमन ऑर्गन्स को मिमिक करेगा, तो ह्यूमन बॉडी के इन्वायरमेंट को आप मिमिक कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि बेसिकली जो ट्रायल्स होते हैं, मेडिकल ट्रायल्स, ड्रग ट्रायल्स, है ना, इसको करने के लिए आपको ह्यूमन सेल्स और ह्यूमन अगर कोई आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आप उसको मिमिक करवा सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको डेवलप किसने किया था, तो डोनाल्ड इंगबर, प्रोफेसर ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड डायरेक्टर ऑफ द विस इंस्टीट्यूट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड उनके कलीग, दे डेवलप्ड द फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन ऑन अ चिप मॉडल इन 2010। इट वॉज लंग ऑन अ चिप, एक चिप में लंग्स को मिमिक किया था इन्होंने, है ना। बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो लंग के होते हैं वो उन्होंने ब्रीदिंग मोशन के साथ पूरे उसमें चिप में दिखाए थे। तो ये सारी चीज़ें विद आर वेरी यूजफुल एज वेल, है ना। बाकी ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, इन सब में काफ़ी यूजफुल हो सकता है।
आज नेशनल साइंस डे है, 28 फरवरी है, याद रखिएगा। सीवी रमन और उनके रमन इफेक्ट के कारण ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट वाज ऑन दिस डे इन 1928 सीवी रमन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ एन ऑप्टिकल इफेक्ट कॉल्ड द रमन इफेक्ट, है ना, रमन इफेक्ट को वो किया था। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी टू बी द चीफ गेस्ट एट 8th रायसीना डायलॉग, 8वें रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट रहेंगी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी। एंड रायसीना डायलॉग आप सबको पता है कि इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, विच इज़ कमिटेड टुवर्ड्स एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज विच आर फेस्ड बाय द ग्लोबल इकोनॉमी। इसके अलावा ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। एंड इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ इंडियाज़ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, दोनों के ऊपर है। होस्ट कौन करता है, तो ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, विच इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। याद रखिएगा ORF विच इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया, ये इसको करते हैं। एंड इट इज़ डिजाइंड ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग। तो सिंगापुर में भी ऐसे ही 2002-4 के आसपास स्टार्ट हुआ था एक शंग्रीला डायलॉग, तो उसके तर्ज पे ही ये होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। 1300-year-old Buddhist statue stupa found in Odisha's जजपुर। तो उड़ीसा के जजपुर में एक 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा पाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेसिकली 1300 साल पुराना स्तूपा दे हैव फाउंड इन द मिडल ऑफ माइनिंग साइट इन उड़ीसा जजपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर खोंडालाइट स्टोन्स वर सप्लाइड। तो खोंडालाइट स्टोन्स जो हैं वो यहाँ से सप्लाई होते थे, विच आर यूज्ड फॉर द ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट अराउंड 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो 12वीं सेंचुरी में जो श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल का ब्यूटिफिकेशन होता है उसमें भी खोंडालाइट स्टोन्स का ही यूज़ किया गया था, वहीं पे ये बुद्धिस्ट स्तूपा पाया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। UIDAI इज़ नाउ गोइंग टू यूज़ AI टू अपग्रेड द फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो आधार अथॉरिटी जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो यूज़ करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द रोबस्टनेस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग ऑथेंटिकेशन, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा स्पूफिंग जो है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो स्पूफिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्पूफिंग एक टर्म है विच इज़ फॉर अ टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स अ साइबर क्रिमिनल मैस्कराइडिंग एज अ ट्रस्टेड एंटिटी। तो साइबर क्रिमिनल अपने आप को छुपा करके एक ट्रस्टेड एंटिटी के रूप में सामने लाता है, उसके बाद वो आपके डिवाइस से वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है विच इज़ डेट्रीमेंटल टू यू, ठीक है ना। तो ये होता है स्पूफिंग, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लोड टू 16.8% इन द थर्ड क्वार्टर। अब बैंक क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो बैंक के दो चीज़ें हैं, एक होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटी। असेट जो वो है जो वो क्रेडिट दे रहा है, जो लोन वो दे रहा है वो उसका एसेट होता है, और जो इन सेविंग आप कर रहे हैं वो उसके लिए लाइबिलिटी है। तो बैंक जब तक क्रेडिट नहीं देगा या लोन नहीं देगा तब तक ग्रो नहीं करेगा, और बैंक क्रेडिट का घटना जो है बैंकिंग सिस्टम का डाउन होना कहलाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे। लियोनेल मेसी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया इस बार का। ये यहाँ पे न्यूज़ एक और है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फॉर दिस ईयर Lionel Messi has been awarded the FIFA best player. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.